स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का लेसन नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि सर प्लीज़ सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ा दीजिए, पहला चैप्टर पढ़ा दीजिए, पहला चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल हाजिर है आप लोगों की डिमांड पर पहला चैप्टर, और मुश्किल से 5 से 6 या 6 से 7 पार्ट ये बनेगा। 6 से 7 पार्ट में आपका पूरा निपट जाएगा पहला चैप्टर और आप लोगों को पूरी की पूरी संतुष्टि मिल जाएगी पहले चैप्टर से। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे सर सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो पहला चैप्टर आपके सामने हाजिर है जिसका नाम है ठोस अवस्था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इसके पहले पी ब्लॉक आपको मैक्सिमम पढ़ाया जा चुका है, उसका कुछ ही पार्ट बचा हुआ जो कि कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। पी ब्लॉक भी आप लोग पढ़ते रहिए वहाँ से, क्योंकि लंबा चैप्टर है वो। अगर आप लोग पहले खत्म कर लेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा खुशी मिलेगी कि एक बड़ा सा चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो पी ब्लॉक आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ आपको पहला चैप्टर भी दिया जाएगा। एक दो पार्ट हर हफ्ते में आपको 2 पार्ट 3 पार्ट पहले चैप्टर का भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस आपको केमिस्ट्री का यहाँ पे पढ़ाया जाएगा क्लास 12 का। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आते हैं, फटाफट देखते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं। इसको स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और उतना ही टेक्निकल चैप्टर है। अभी आपको जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कितना मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते होंगे, देखिए थोड़े से बेसिक से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पूरे बेसिक में मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो पूरा 1-2 वीडियो ही लग जाएगा पूरे बेसिक में। उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ें तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे, पहले से जानते होंगे। अगर नहीं पढ़े तो प्लीज़ उसको पहले जा करके कंफर्म कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे, मैटर इंग्लिश में बोलते हैं। पदार्थ किसको कहते हैं, किसी कोई भी चीज़ किसको कहते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये सभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसी कोई चीज़ जो क्या करे, आयतन घेरे, कोई आयतन घेरे, उसका कोई एक निश्चित भार हो, उसको हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें, तो ऐसे पदार्थ, वैसी चीज़ों को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। वैसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो इतना आप लोग जानते होंगे। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव और गैस। ठोस द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं, और उन 3 में से पहले चैप्टर में हमको पढ़ना है ठोस को, और दूसरे चैप्टर में हमको पढ़ना है द्रव को। यहाँ पर द्रव है तो पहले चैप्टर में हमको पढ़ना है ठोस को, दूसरे चैप्टर में हमको पढ़ना है द्रव को, जिसका नाम होगा विलयन। विलयन में हम लोग अक्सर आप देखेंगे द्रव को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है ठोस, जिसका नाम ही है ठोस अवस्था। तो तीनों अवस्थाओं को ना पढ़ करके इस पहले चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे ठोस अवस्था को। एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं ठोस में लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पढ़ेंगे ठोस वाले, आप लोग देख लीजिएगा। द्रव की बात करें तो पानी हो गया, तारपीन का तेल हो गया, ये तो आप लोग एग्जाम्पल जाते हैं। गैस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O का मतलब होता है कि फुहारा, फुहारा जो आप लोग बोलते हैं पानी वाला फुहारा, उसको यहाँ पे लिखा गया है, वो भी गैस की तरह से रिएक्ट करता है, गैस होता है। ठीक है, एक चौथी अवस्था भी होती है जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगी। 3 अवस्था तो हम लोग जानते हैं, एक चौथी अवस्था भी होती है इस पूरी दुनिया में जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। वो चौथी अवस्था, उस चौथी अवस्था का नाम होता है प्लाज्मा अवस्था। एक 5वीं भी होती है, लेकिन 4 आप लोग जानिए बहुत है आप लोगों के लिए। अभी आप लोग क्लास 12 में है। चौथी अवस्था की बात करें तो उसका नाम होता है प्लाज्मा अवस्था। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये अक्सर आप देखेंगे प्लाज्मा अवस्था तारों में पाई जाती है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि भैया इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया, और नाभिक के बाहर ये जो गोल गोल जो कच्छप बनी होती है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो बाहर ये जो कच्छप है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक में कौन होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आप देखेंगे प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीच में होता है, यानी कि नाभिक में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और बाहर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरह की केस में जब केस उलट जाए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जब अंदर चले जाएं, तो उसको बोलते हैं एक चौथी अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था, जो कि सिर्फ और सिर्फ तारों में पाई जाती है। जो आप ऊपर तारे टिमटिमाते हुए देखते हैं वहाँ पर अक्सर प्लाज्मा अवस्था में चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये बस आप लोग नॉलेज में रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ ठोस को पढ़ना है तो आ जाते हैं ठोस पर। ठोस की बात करें तो ठोस को आप लोग समझ गए होंगे कि अवयवी कण, यहाँ पर लिखा हुआ है अवयवी। अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है कि ठोस जिन कणों से मिलकर के बना होता है उसे बोलते हैं अवयवी कण। कोई भी ठोस जिन कणों से छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, और जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है उसे बोलते हैं अवयवी कण। क्लियर है, तो अवयवी कण पास पास होता है। तो ठोस में अगर आप लोग देखेंगे तो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही सटे सटे होते हैं, सट करके बैठे होते हैं। जैसे लग रहा होता है कि ठंडी लग रही है ना, ठंडी लगती है तो आप लोग क्या करते हैं, एकदम पूरा एकदम सट सट के बैठते हैं ताकि गर्मी हो, यानी कि ठंडी कम लगे। तो उसी तरीके से ठोस को हमेशा ठंडी लगती है, ठोस को हमेशा ठंडी लगती है, इसीलिए उसके कण कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं। क्लियर है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब किसी पदार्थ के अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं तो उसे भी हम लोग ठोस
ठोस कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब एकदम पास पास होंगे तो पास पास होने का मतलब पास पास क्यों आएंगे, पास पास क्यों आएंगे, जब दोनों कड़ों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब सभी कड़ों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा तो सबके सब एकदम बिल्कुल सट करके बैठेंगे। जब ठंडी लगे तो क्या होगा, ठंडी का मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब है कि सट के बैठेंगे तो उनके अंदर एक प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ठोस। क्लियर है। अब गलनांक की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस एक तरफ से पढ़ा रहे हैं तो हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, बस आप लोग पढ़ लीजिए। क्लियर है। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताते चलेंगे, ये बस आपके नॉलेज के लिए है। गलनांक की बात कर ले तो गलनांक द्रव में बदलना, अगर आप लोग गलाएंगे, गलनांक का मतलब क्या होता है, गलनांक का मतलब होता है गल जाना, गलनांक का मतलब होता है किसी चीज़ का गल जाना। और अगर आप लोग किसी ठोस को गलाएंगे तो क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। अगर किसी आप ठोस को गलाएंगे तो द्रव में बदल जाएगा। या ठोस का उच्च होता है, या ठोस का उच्च होता है मतलब गलनांक जो होता है ठोस का उच्च होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, जल्दी गलता नहीं है। जैसे आप लोग अगर आप सोचें कि चलिए भाई आज लोहे को गलाते हैं, तो लोहे को गलाने में क्या ऐसे आसान बात है क्या, जैसी बात उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है तो आप लोग जल्दी उसको गला नहीं पाएंगे, यानी कि उसका गलनांक उच्च होता है। तो कोई भी ठोस होगा उसका गलनांक उच्च होता है। अब आते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना। थोड़ा सा यहाँ पे कट पिट ज़्यादा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, एक दो पेज में थोड़ा सा राइटिंग खराब है, बाकी आगे की राइटिंग आपको बहुत ही बेहतर मिलेगी। एक दो पेज पर आप लोग थोड़ा सा सर्वाइव कर लीजिए, सह लीजिए, झेल लीजिए मेरे लिए, बाकी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। क्लियर है। तो क्वथनांक की अगर हम लोग बात करें तो क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का मतलब, बॉयल का मतलब क्या होता है, बॉयल आप लोग जानते होंगे, बॉयल एग, बॉयल एग आप लोग बहुत ज़्यादा खाते होंगे प्रोटीन के लिए, बॉडी बनाने के लिए। तो बॉयल का मतलब होता है कि उसको खौला देना, है ना, हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में खौला देना, उसको किसी चीज़ को गर्म कर देना। जब गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, उसको उबाल देना, सही भाई ने बोले तो उबाल देना उसको बोलते हैं। अगर आप लोग किसी चीज़ को उबालेंगे तो उबालने के बाद वो क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। जैसे हम लोग जब पानी को उबालते हैं तो उसमें से वाष्प निकलती है ना। तो किसी भी चीज़ को अगर आप लोग गरमाएंगे, वैसे अगर आप लोग ठोस को गरमाएंगे, ठोस को अगर आप लोग बॉयल कर देंगे पूरा, देखिए पहले तो उसको गलाएंगे, गलाने के बाद द्रव में बदलेंगे, गलाने का मतलब क्या है, द्रव में बदलेंगे, फिर उसको और ज़्यादा गरमाएंगे तो बॉयल होकर के क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो यह भी उच्च होता है। ऑब्वियस सी बात है उच्च होगा, क्योंकि जब गलनांक ही उच्च है, उसको गलाना ही कठिन काम है, तो आप बताइए उसको वाष्प में बदलना कितना कठिन काम होगा, उसको हवा में बदलना कितना कठिन काम होगा, है ना। तो इस तरीके से यह क्वथनांक भी इसका उच्च होता है। ये बस इतना सा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। आगे बात करें धात्विक ठोस, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, ये इसको कर लीजिएगा इस तरह से नहीं रहेगा। धात्विक ठोस की अगर हम लोग बात करें तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर धात्विक ठोस जो होंगे वो धात्विक की तरह से भी होंगे, अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसमें आघात वर्धनीयता का गुण भी पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीयता का मतलब आघात का मतलब होता है कि उसको पीटना, आघात करना किसी चीज़ पे, उसको पीटना। जब आप लोग पीटेंगे तो वर्धनीयता का मतलब होता है कि बढ़ना, बढ़ जाना। तो अगर आप लोग किसी ठोस को पीटेंगे तो वो बढ़ेगा, है ना, पीटने के बाद बढ़ेगा। यानी किसी चीज़ को आप लोग चाहे, लोहे को अगर आप लोग चाहें तो पीट करके उसकी चादर बना सकते हैं। जब चादर बना देंगे तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। चालकता की अगर हम बात करें तो चालकता में सुचालक और कुचालक दोनों होते हैं। ठोस जो होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चालकता उनके अंदर हो, चालकता और कुचालकता दोनों उसके अंदर होते हैं। जैसे लकड़ी, ये पेज जो आपको दिख रहा है, पेज भी एक तरह से ठोस है। अगर ठोस है तो बताइए क्या इसमें चालकता होगी, क्या इसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो जैसी बात क्या होगा, कुचालक होगा। तो सुचालक और कुचालक दोनों होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन किस में बदलता है, ताप और दाब को परिवर्तित करके बदले जा सकते हैं। अगर आप लोग ताप या दाब को परिवर्तित करें तो आप देखेंगे ठोस से द्रव में भी बदल जाएगा, द्रव से गैस में बदल जाएगा, गैस से पता चला द्रव में बदल जाएगा, द्रव से पता चला ठोस में फिर से बदल जाएगा। कैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ़ को अगर हम लोग लेते हैं तो बर्फ़ का भी फार्मूला होता है H2O, द्रव का भी फार्मूला होता है H2O, और जलवाष्प का भी फार्मूला होता है H2O। यानी कि वाटर आप देखेंगे तीनों अवस्थाओं में होता है। ठोस में होता है तो बर्फ़ बोलते हैं, और अगर द्रव की अवस्था में होता है तो उसको जल बोलते हैं, और अगर वाष्प की अवस्था में होता है, हवा की अवस्था में होता है, गैस की अवस्था में होता है तो उसको जलवाष्प बोला जाता है। और तीनों का फार्मूला H2O होता है। तो इसको अगर हम लोग लेकर के समझे तो बर्फ़ क्या है, ठोस है। ठोस को अगर आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप लोग बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, मान लीजिए कोई बर्फ़ लेकर के आए, अगर आप लोग रख भी देंगे तो आप जानते हैं रूम का टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, 28 या 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो आप देखेंगे क्योंकि वो 0 डिग्री से ज़्यादा है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब वो पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी। जब बर्फ़ पिघलेगी तो किस में आ जाएगी भैया, द्रव में आ जाएगी। क्यों आ गई, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए। अगर आप लोग फ्रिज में रख दिए तो फ्रिज में 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वहाँ पर जमी रहेगी।
क्लियर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ा करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं, द्रव में बदल दे रहे हैं। और द्रव में जो है पानी वो बना तो उसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पता चला, फिर हम लोग उसको गैस पे रखे और हीट कर दिए पूरा खूब तेज़ी से, गैस पूरा एकदम फुल कर दिए। जब फुल कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, और जो ही बढ़ जाएगा तो H2 आप देखेंगे उसमें से भाप की तरह से बन करके पानी उड़ जाएगा, तो जलवाष्प में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ताप को परिवर्तित कर रहे हैं। पहले 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा ज़्यादा कर दिए, फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिए, तो ताप को हम लोग बदल करके क्या कर दे रहे हैं, इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दे रहे हैं। फिर अगर उल्टा चलना हो, मान लीजिए हम जलवाष्प ले लिए, जलवाष्प से हमको आना हो यहाँ बर्फ़ तक, तो क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से कम कर दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम कर दीजिए, या फिर दाब को बढ़ा दीजिए। आपको पीछे की तरफ आना है तो दाब को बढ़ा देंगे, तब भी ये जो वाटर के जो जलवाष्प है वो आप देखेंगे जल में बदल जाएगा। ठीक है, तो या तो आप लोग दाब बढ़ा दीजिए या तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम कर दीजिए, यानी कि उसको ठंडा कर दीजिए, जलवाष्प को, द्रव में बदल जाएगा। और द्रव में बदलने के बाद फिर से उसको घटा करके द्रव को 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के आइए, या 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर दीजिए टेम्परेचर, तब भी जम करके बर्फ़ बन जाएगा। या फिर उसको और बहुत ज़्यादा प्रेशर उसका बढ़ा दीजिए, तब भी वो जम करके बर्फ़ बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग ताप और दाब को बढ़ा करके या घटा करके हम लोग आराम से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जंप लगा ले रहे हैं, कूद जा रहे हैं, बदल दे रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो हो गया आपका बेसिक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, जहाँ से आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और आने की पूरी उम्मीद भी है, वो है ठोस का वर्गीकरण। ठोस के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ठोस के वर्गीकरण में आप देखेंगे कि 2 प्रकार का ठोस होता है, या तो क्रिस्टलीय होगा या तो अक्रिस्टलीय होगा, या तो क्रिस्टलीय होगा या तो अक्रिस्टलीय होगा। और याद रखिएगा दोनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ से एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाती है, ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम में आएंगे। क्रिस्टलीय ठोस से भी क्वेश्चन आता है, अक्रिस्टलीय ठोस से भी एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस हम लोग किसको बोलेंगे। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी संरचना क्रिस्टलीय होगी। ये तो बाकाने वाली डेफिनेशन हो गई कि जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनकी संरचना क्रिस्टलीय होगी, तो हम लोग भी बोल सकते हैं। तो क्या होगी, वास्तविक अवस्था में ठोस प्रबल आकर्षण बल के साथ साथ त्रिविम में अवयवी कणों की नियमित अवस्था होती है। थोड़ा सा हम आपको अपनी भाषा समझाने की कोशिश करें तो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग उसको कहेंगे जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, यानी कि जिसके कण जो होंगे वो एक बहुत ही निश्चित व्यवस्था में अरेंज्ड मैनर में होंगे, निश्चित होंगे। ठीक है, फिक्स होंगे, बिल्कुल एक निश्चित व्यवस्था में रखे हुए होंगे। और जैसी बात है, जब अगर निश्चित व्यवस्था में रखे हुए होंगे तो उनकी ज्यामिति भी निश्चित होगी। तो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग उसे कहेंगे जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तथा उनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है। तो 2 बातों पे आप लोग फोकस करिएगा, उसके कण निश्चित होते हैं, निश्चित व्यवस्था में होते हैं तथा उनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है, यानी कि उसकी ज्यामिति होती है, बहकाने वाला कोई क्रिस्टल नहीं होता है। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि वास्तविक अवस्था में ठोस, यानी कि सच में अगर देखा जाए ठोस कैसे होते हैं, तो प्रबल आकर्षण बलों के साथ साथ उनमें प्रबल आकर्षण बल तो पाया जाता है, जैसा कि भी हम आपको ऊपर बताए हैं। उसके साथ साथ 3 डायमेंशनल होते हैं, त्रिविम में उसके अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी याद रखिएगा थोड़ा सा, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है, यानी कि उसके अंदर जो कण पाए जाते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होती है, नियमित होती है, रेगुलर होती है, अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनके पास कोई अपनी एक कोई ज्यामिति भी होती है, ज्योमेट्री भी होती है। क्लियर है। जैसे घनीय संरचना में प्रत्येक अवयवी कण अपने जालक बिंदु पर पाए जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो घनीय संरचना अगर आप लोग देखेंगे तो इसके जो प्रत्येक अवयवी कण होते हैं इनका स्थान बिल्कुल फिक्स होता है। जैसा कि हम आपको बोले हैं कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित होते हैं, तो इसके अवयवी कण हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, अपने जालक बिंदुओं पर पाए जाते हैं तथा इसमें समदासिकता का भी गुण पाया जाता है। यानी कि जालक बिंदु हम लोग किसको कहते हैं, तो ये जो कोना कोना होता है इस कोने कोने पर पाया जाएगा। इसमें कण कहाँ पाए जाएंगे, कोने कोने पर पाए जाएंगे, और कोने कोने पर पाए जाएंगे तो उसकी एक ज्यामिति बनेगी और उस ज्यामिति का नाम होगा घनीय। ठीक है, तो घनीय संरचना होती है और इसके जो कण होंगे वो कोने कोने पर पाए जाते हैं। यानी कि कहने का सेंस क्या हुआ कि इसके जो अवयवी कण है वो बिल्कुल एक नियमित व्यवस्था में है। नियमित व्यवस्था में होने के साथ साथ इनकी एक अपनी निश्चित संरचना भी या ज्योमेट्री भी या ज्यामिति भी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग इसको बता सकते हैं। समदासिकता क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। याद रखिएगा समदासिकता सिर्फ किसमें होता है, क्रिस्टलीय ठोस में होता है। समदासिकता सॉरी विषम नहीं होगा, ये होगा विषम। विषमदासिकता का गुण पाया जाता है क्रिस्टलीय में, जबकि समदासिकता का गुण पाया जाता है अक्रिस्टलीय में। ठीक है, तो ये भी हम आगे आपको बताएंगे। पहले अभी देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग किसे बोलेंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें कणों की अनियमित व्यवस्था होती है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का जस्ट उल्टा। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल नियमित थी,
जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, इर्रेगुलर होती है, उसकी कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं होती है, छितिर वितिर बिल्कुल होता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी के रूम में जाएं और पता चला उसकी जितनी भी सामान है बिल्कुल एकदम हफजार्ड मैनर में, यानी कि इधर उधर छितिर वितिर जो जहाँ है वो वहीं पड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय है। आप कह दीजिएगा अक्रिस्टलीय हो तुम, तुम्हारे जो सामान है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, कौन कैसे है। और अगर आप किसी और के रूम में जाएं और पता चले कि बहुत ही एकदम सजा करके सभी सामान एकदम बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर सजा करके अच्छे तरीके से रखी हुई हैं, तो तुरंत बोलिएगा वो कैसा है? क्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय क्यों है? क्योंकि उसके जो कण है, कण का मतलब उसकी जो सामानें हैं वो बिल्कुल नियमित व्यवस्था में हैं और देखने में अच्छी लग रही हैं, तो उसको बोला जाएगा क्रिस्टलीय। और जो देखने में भी खराब लगे और साथ साथ बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी हो, तो उसको बोला जाता है अक्रिस्टलीय। क्लियर है? इसकी कोई संरचना नहीं होती। जैसी बात है भाई, जब इधर उधर बिल्कुल इधर उधर छिटका करके रखोगे सामान, तो उसकी कोई संरचना होगी, वो देखने में अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। उसकी कोई संरचना नहीं होती, उसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई भी ज्योमेट्री नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कांच का फार्मूला क्या होता है? XR2O YMO × 6SiO2। फार्मूला देख करके आप लोग घबराइएगा मत, फार्मूला ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपकी जानकारी के लिए है। XR2O YMO × 6SiO2 ये कांच का फार्मूला होता है। और जैसे सिलिका हो गया, सिलिका का फार्मूला होता है SiO2, जो बालों में मिला होता है, बालों में सिलिका मिला होता है, तो उसकी भी अपनी कोई आकृति नहीं होती, कोई ज्यामिति नहीं होती है। प्लास्टिक की भी अपनी कोई ज्यामिति नहीं होती, अपनी कोई संरचना नहीं होती है। यह पिघली हुई या द्रवित अवस्था में भी पाए जाते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आप देखेंगे ठोस, नाम से तो ठोस हैं, लेकिन आप देखेंगे कभी कभी पिघली हुई अवस्था में या फिर द्रवित अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे प्लास्टिक को आप चाहें तो पिघला सकते हैं या उसको द्रव बना सकते हैं, तो आप देखेंगे वो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। जबकि कैसी है? वो अक्रिस्टलीय ठोस है, उसका नाम ठोस है, लेकिन वो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। क्लियर है? अब देख लेते हैं विषमदैशिकता क्या होती है और समदैशिकता क्या होती है, ये गुण क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है इस बार पूछते, हालांकि पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ दे, तो आप लोग सतर्क रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़ा सा गुण हो जाता है। ठीक है, तो विषमदैशिकता की अगर हम लोग बात करें, देखिए विषमदहशिकता भी कहीं पर लिखा होता है, या फिर आप देखेंगे दैशिकता इस तरीके से भी लिखा होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों बातें एक ही हैं। तो विषम का मतलब है कि जो किसी से मिले जुले ना, और दैशिकता का मतलब होता है समानता का गुण। तो अपवर्तनांक या चालकता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है, जैसे घनीय संरचना को छोड़ करके। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर कोई हम लोग ठोस ले, मान लीजिए अगर हम लोग कोई एक ठोस लेते हैं, मान लीजिए ठोस है, ये कोई ठोस है। इस ठोस में आप देखेंगे ढेर सारे ऐसे क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल मतलब ढेर सारे कण होंगे, और इस पूरे कण से मिलकर के बड़ा सा एक क्रिस्टल बना होगा। इन सभी कणों से मिलकर के एक बड़ा सा क्रिस्टल बना होगा। अब अगर पता चले आपको कि यहाँ पर इसका कोई और गुण है, यहाँ पर कोई और गुण है, यहाँ पर कोई और गुण है, यहाँ पर कोई और गुण है, यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग चालकता की बात करें, आप इसमें करंट भेजें, और करंट में पता चले कि यहाँ पर कम करंट है, यहाँ पर ज़्यादा करंट है, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, मतलब हर जगह पे आपको अलग अलग करंट अगर देखने के लिए मिले, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे इसमें विषमदैशिकता का गुण है। विषमदैशिकता का मतलब है कि हर बिंदु पर इसके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ, अपवर्तनांक भी अलग अलग होते हैं, या फिर उसकी जो चालकता होती है वो भी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। जैसे आप देखेंगे ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, हमारे एल्यूमिनियम के तार होते हैं या फिर कॉपर के तार होते हैं, तो जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं उसमें चालकता होती है, और वो क्रिस्टल भी होते हैं, तो उसमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पता चला जहाँ से लाइन आ रही है, जहाँ से बिजली बनती है, वहाँ से पूरा लेकर के आओ अपने घर तक एक ही वायर। लेकिन एक ही वायर हम लोग नहीं लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से जब चलेगा, यहाँ पे हमारी जो बिजली बन रही है और यहाँ हमारा घर है, तो पता चला यहाँ से अगर डायरेक्ट हम लोग एक वायर लेकर के आएँ तो यहाँ पर तो बिजली ज़्यादा होगी, यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे करंट दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे आपके घर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट घटता जाएगा, और पता चला यहाँ पर तो आपके घर आते आते पूरा एकदम बहुत ही डीम हो जा रहा है, करंट बहुत ही कम हो जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है? जगह जगह पर यहाँ हमको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है कि उस करंट को रिन्यूअल कर देता है, नया करके यहाँ से भेजता है, तो करंट हमेशा उतना ही बना रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। दूसरी बात, तो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा जो वायर है, इसमें कौन सा गुण पाया जा रहा है? विषमदैशिकता का गुण पाया जा रहा है। पता चला यहाँ से यहाँ तक तो एक ही क्रिस्टल है, लेकिन इस क्रिस्टल में यहाँ पर ज़्यादा करंट, यहाँ पे कम करंट, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, घर तक आते आते पता चला आ ही नहीं पा रही है लाइट, या बहुत थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे गुण को हम लोग बोलते हैं विषमदैशिकता का गुण।
लेकिन याद रखिएगा जो घनीय संरचना होती है, घनीय संरचना वाले जो क्रिस्टल होते हैं उनमें उसमें विषमदैशिकता का गुण भी पाया जाता है। हालांकि ध्यान से अगर देखें हम लोग तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन जो घनीय वाले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें भी विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, सॉरी हम थोड़ा सा उल्टा बता दिए हैं, सॉरी। घनीय संरचना को छोड़ करके घनी वाले जो क्रिस्टल होते हैं उनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, उनमें विषमदैशिकता का गुण नहीं पाया जाता है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि विषमदैशिकता का मतलब हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस जितने भी होते हैं उन सभी के अंदर विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन घनीय संरचना वाले जितने भी ठोस होंगे उनके अंदर समदैशिकता का गुण पाया जाता है, विषम वाला गुण नहीं पाया जाता है। जैसे NaCl हो गया, हीरा हो गया, ये सब कैसे हैं, घनीय संरचना वाले हैं और इनके अंदर समदैशिकता का गुण पाया जाता है, विषमदैशिकता का गुण नहीं पाया जाता, जबकि ये क्या है, क्रिस्टल है। सेम इसी का अगर हम लोग उल्टा कर दे तो उल्टा हो जाएगा आपका समदैशिकता का गुण। समदैशिकता किसमें पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक गुण पाया जाता है। इनके गुण जैसे चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सभी दिशाओं या सभी बिंदुओं पर समान होते हैं, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, आदि आदि हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग लकड़ी लेते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा आपके पास लकड़ी का गुटका है, अगर यहाँ से आप लोग करंट देते हैं, यहाँ से मान लीजिए वायर को लेकर के आए और यहाँ पे सटा दें, बिल्कुल करंट अगर आप लोग देते हैं तो बताइए क्या इसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर सटाते हैं तो क्या बताइए करंट जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग छूते हैं तो क्या करंट लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या हुआ, इसके अंदर समदैशिकता, पूरे लकड़ी में समदैशिकता का गुण है, मतलब एक ही गुण पाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करंट लगेगा, यहाँ पे छूओगे तो एकदम नहीं करंट लगेगा, यहाँ पे छूओगे तो एकदम हल्का करंट लगेगा और यहाँ पे छूओगे तो पूरा करंट नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे करंट अगर टच है तो यहीं पर अगर आप लोग छुएंगे तब भी करंट नहीं लगेगा, यानी कि पूरी लकड़ी के अंदर समदैशिकता का गुण है, कोई दिक्कत नहीं है। कम बेसी कहीं पर ज़्यादा या कम बेसी नहीं है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको समदैशिकता विषमदैशिकता भी समझ में आई होगी। पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ अपने सभी क्लासमेट्स को, सभी अपने दोस्तों को, अपने सभी क्लास जो आपके साथ पढ़ते हैं उन सभी लोगों को शेयर करिए। पूरा